हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और इस वीडियो में हम सेकंड प्रैक्टिस पेपर करेंगे बाय रंजीत सिंह। सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेनेसा मीन्स। रेनेसा क्या है? तो यहाँ पर बी वाला ठीक हो जाएगा, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट। जो रेनेसा था वो कौन सी क्लासिकल लर्निंग का उसमें रिवाइवल हुआ था? रोमन, ग्रीक और इटालियन। तो यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ग्रीक, रोमन, इटालियन, इन सब का जो क्लासिकल लर्निंग थी उनको दोबारा इसमें पुनर्जीवित किया गया था। इन विच कंट्री रेनेसा टुक बर्थ। किस कंट्री में रेनेसा ने जन्म लिया, यानी ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ ये? तो ये वाला सी वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत होती है इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। तो कौन सा कंट्री था जो ग्रीक स्टडी और कल्चर का सेंटर था? है ना, ग्रीक स्टडी का क्लासिकल कल्चर का जो सेंटर था वो था इटली। डी वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा मूवमेंट गिवन न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन। जो रेनेसा मूवमेंट था उसने एक नया कंसेप्ट दिया मैन का। व्हाट वाज द कंसेप्शन? वो कंसेप्शन क्या था? ये फ्रेंड्स, रेनेसा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसी से ये सारे क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में सेकंड वाले में सर ने रख दिए हैं, है ना। तो ये एक बड़ा मूवमेंट था रेनेसा, जिसकी शुरुआत इटली से हुई थी, जिसका मतलब है रीबर्थ। और इसमें जो रिवाइव किया गया था वो एंशिएंट लर्निंग को रिवाइव किया गया था, जिसमें रोमन, ग्रीक एंड इटली की जो क्लासिकल लर्निंग थी उनको रिवाइव किया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इटली से हुई थी, है ना। नेक्स्ट है, रेनेसा मूवमेंट गिव ए न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन। तो एक नया इसने कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो इसने जो नया कॉन्सेप्ट था वो दिया था ह्यूमनिज्म। डी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। किसका रिवाइवल था? क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल सोसाइटी। ए वाला ठीक हो जाएगा, क्लासिकल लिटरेचर, यानी कि इसमें क्लासिकल जो लिटरेचर थी, क्लासिकल जो आर्ट थी, उसका रिवाइव हुआ था। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट मार्क ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक। कौन सा मूवमेंट ने जो जनरल आउटलुक में बदलाव किया, वो जो कौन सा मूवमेंट था? तो वो मूवमेंट था रेनेसा। बी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। किस कंट्री में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था? सो डी इज़ द राइट आंसर। जर्मनी में ही इसका इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट है, इन रेनेसा मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रेनेसा मूवमेंट के दौरान किस चीज़ ने अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो प्रिंटिंग प्रेस था। प्रिंटिंग प्रेस ने इसमें अपना बहुत योगदान दिया था। हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा। रेनेसा जो टर्म है उसे किसने फर्स्ट यूज़ किया एंड डिफाइन किया? तो इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था जूल्स मिकलेट ने। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने इसे यूज़ किया एंड डिफाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टर्म यानी रेनेसा इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग इन समवन्स माइंड एन आइडिया दैट अ पर्सन विल एसोसिएट विद द पास्ट एक्सपीरियंस। इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज दैट आर सेट इन द रियल वर्ल्ड। इट इज़। So C is the right answer. Mimesis. Next है, Aristotle defines the following term as a means of mimesis or imitation by means of language
राइम एंड हारमोनी इट इज़, तो यहाँ पर बी वाला ये है, ठीक हो जाएगा, पोइट्री। इन वॉट 3 ways डज एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट वेरियस आर्ट फॉर्म फ्रॉम वन अनदर। जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने कैसे वेरियस आर्ट्स फॉर्म को एक दूसरे से डिफरेंट अलग किया है। तो यहाँ पर बी जो डी वाला आंसर है ये ठीक हो जाएगा, बाय द मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जो डेड है, एब्सेंट है और पर्सोनिफाइड है, उस ऑब्जेक्ट को एड्रेस करना क्या कहलाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी इज द राइट आंसर। What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by word apparently। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो रियल मीनिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, आयरनी हो जाएगा। व्हाट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, है ना। तो ये बहुत फेमस लाइन है जो लेडी मैकबेथ ने बोली है, प्ले बाय शेक्सपियर, कि सारे जो परफ्यूम हैं अरब के वो भी इस जो हाथ में मेरे जो स्मेल है इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसमें हाइपरबोल का उन्होंने हाइपरबल यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ ओनोमेटोपोई। कौन से वर्ड में ओनोमेटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। सो 4 ऑप्शन है, डी वाला BUG बग, ये वाला आपका बग वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन पोइटिक्स एरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ ए हीरो, कि जो ट्रेजेडी है वो इन्वॉल्व होती है एक हीरो के डाउनफॉल में, एंड दैट डाउनफॉल, और वो जो डाउनफॉल होता है, आर अफेक्टेड बाई सम एरर, वो जो डाउनफॉल होता है वो एक एरर से अफेक्टेड होता है ऑफ द हीरो। जो हीरो के अंदर कोई एरर होती है उसी से वो डाउनफॉल अफेक्ट होता है। द एरर इज डिफाइंड एज द मिसिंग द मार्क, इट इज़ कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, तो ये हेमरेसिया कहलाता है ना। किसी हीरो के करैक्टर में जो कमी होती है वो कहलाता है हेमरेसिया, और जो उसके पतन का कारण बनती है, विच लीड्स हिम टू डेथ। नेक्स्ट है, इट इज़ रिकॉग्नाइजेशन और रिकवरी। ये एक रिकॉग्नाइजेशन है, रिकवरी है। इट इज़ अ मोमेंट व्हेन द हीरो पासिस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये वो मोमेंट होता है जब एक हीरो पास होता है अज्ञानता से ज्ञान की तरफ। इट इज़ अ सडन रिकॉग्नाइजेशन, ये एकदम अचानक रिकॉग्नाइजेशन होता है ऑफ सम फैक्ट, किसी फैक्ट के बारे में, अबाउट अवर सेल्फ। इट इज़ अपने ही बारे में कोई फैक्ट होता है वो उजागर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एनानोसिस, है ना। ए वाला यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फेमस टर्म explained as purgation or purification, it is the release of built up emotional energy, it is ये जो बहुत फेमस टर्म है जो एक्सप्लेन करता है परगेशन और प्यूरिफिकेशन को बताता है। इट रिलीज है और बिल्ट अप इमोशनल एनर्जी, है ना, बिल्ट अप करता है और किसको, इमोशनल एनर्जी को। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्रेंड्स कैथारसिस। तो एक्चुअली ये 4 पॉइंट हैं जो ट्रेजेडी में इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। उन्होंने ये 4 पॉइंट बताए जो किसी ट्रेजेडी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। कैथारसिस, पैरापीसिया, एनानोसिस और एक क्या था, हेमरेसिया, है ना। ये 4 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, तो वही थे ये नेक्स्ट TGT 21 में भी पूछा गया था इनमें से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टर्म इज़ डिफाइंड एज अ रिवर्सल, है ना। एक और टर्म आ गया कि ये जो टर्म कौन सा है जो डिफाइन करता है रिवर्सल को, आइदर फ्रॉम गुड टू बैड, है ना, अच्छे से बुरा और बैड टू गुड, या बुरे से अच्छे की ओर। इट इज़ टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, ये किसी एक्शन का टर्निंग पॉइंट होता है व्हेन थिंग्स बिगन टू मूव टूवर्ड कंक्लूजन। दिस टर्म इज़, तो ये टर्म क्या कहलाता है, तो ये टर्म कहलाता है पेरिपीटिया। गुड टू बैड जो टर्निंग पॉइंट आता है किसी हीरो की लाइफ में, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, पेरिपीटिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमसिंग ए सब्जेक्ट बाई मेकिंग ए रिडिकुलस एंड इवॉकिंग टूवर्ड इट द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कोर इज कॉल्ड। तो ये सेकंड वाला वो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरोडी। व्हाट डज टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा। कर्टेन रेजर जो टर्म है वो क्या इंडिकेट करता है इन ड्रामा। वन हु रेज कर्टेन, जो कर्टेन उठाता है, नहीं। ए मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, ये एक शॉर्ट प्ले होता है। एक्चुअली जो डी वाला आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये एक शॉर्ट प्ले होता है बिफोर द मेन प्ले, है ना। मेन प्ले से पहले एक शॉर्ट प्ले को कर्टन रेजर कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवेंट ग्रेड। अवेंट ग्रेड का मीनिंग क्या है। न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव, यानी कि ये वाला सी वाला आपका जो ऑप्शन है ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव, एक ऐसी राइटिंग जो इनोवेटिव है, मॉडर्न है, उसको हम अवेंट ग्रेड कहते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या टेक्निक है। टेक्निक विच डिपिक्ट द इनर थॉट एंड फीलिंग्स, तो ये ए वाला ही ठीक हो जाएगा। ये ऐसी टेक्निक होती है जो क्या डिपिक्ट करती है, हमारे इनर थॉट एंड फीलिंग्स को ये डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे। वर्स लिब्रे का अनदर नेम क्या है, फ्री और ओपन वर्स, है ना। तो ए वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ब्लैंक वर्स तो दूसरी होती है, कोटली वर्स, नन ऑफ द। ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है फ्री ओपन वर्स, जिसको मॉडर्न पोइट ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। नेक्स्ट है एरिस्टोटल एक्सप्लेन दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोइट्री इज़ वन दैट यूजेज वॉट, है ना। जो पोइट्री है उसको क्या, किसका यूज़ स्पेसिफिक बनाता है, लैंग्वेज से। लैंग्वेज अलोन, वर्ड एंड पिक्चर, पिक्चर एंड राइम, तो इट इज़ राइम। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ डज एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट पोइट्री फ्रॉम प्रोज। प्रोज से एरिस्टोटल ने कैसे पोइट्री को डिफरेंट किया है। प्रोज यूजेज पिक्चर एंड म्यूजिक, पोइट्री यूजेज, ए वाला ठीक है ना, पोइट्री यूजेज रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर। जो पोइट्री है उसमें रिदम और मीटर फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्टेज इन वॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। पोइट्री के जो पोइट्री में क्या जो ऑब्जेक्ट पोर्टेज होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सो ए इज़ द राइट आंसर। वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, ये सब पोइट्री में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। ये जो कोट है ऊपर लिखी हुई है, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। सो इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है, डी वाला हो जाएगा, मेटाफर। और ये अगर किसी को पता है कि ये जो फेमस कोट है ये कौन से प्ले की है शेक्सपियर की, तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। सेंटेंस दिए हैं, इसमें किस में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। सो बी इज़ द राइट आंसर। पैट्रियोटिज्म, इसी को एड्रेस किया जा रहा है ना, पैट्रियोटिज्म। वॉट horrors are done in your name, so B is the right answer. B is the right answer. Next, identify the figure of speech in the following line. The pen is mightier than sword. जो पेन होता है वो sword से mightier होता है, so इसमें D is the right answer. Metonymy इसमें figure of speech हो जाएगा। What figure of speech is in the man is no fool, यानी कि जो मैन है वो फूल नहीं है, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है लिटोटस। ए इज़ द राइट ऑप्शन, लिटोटस है जो है इसमें। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ये बहुत फेमस कोट है और ये सबको पता है। इसमें कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है, एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है ये। टू एर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। एक इसमें एक और फेमस कोट होता है ये वाला,
गॉड प्रपोजेज एंड मैन डिस्पोजेज, ऐसे करके है. नेक्स्ट है द सबस्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल. सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सो ए इज द राइट आंसर, सिनिकोडक हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट है द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज, है ना, राइमिंग ऑफ वोवल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सेंट. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सो डी इज द राइट आंसर, एसोनेंस. एसोनेंस हो जाएगा. विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? अलोन एलोन, ऑल ऑल एलोन, एलोन ऑन ए वाइड वाइड सी. इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो इसमें है ना एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा. ये जो है ये बार बार ये रिपीटिशन हो रहा है ना, ए इसकी वजह से. नेक्स्ट है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस? अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग. तो यहाँ पर ए वाला ठीक हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर. यानी किस ऑथर ने ये रिपोर्ट किया था कि शेक्सपियर एक स्कूल मास्टर थे? तो ये वाले जो ऑथर थे, सो बी इज़ द राइट आंसर. जॉन ओब्रॉय ने ये सब रिपोर्ट किया था शेक्सपियर के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पार्ट 2 कमिंग सून.